बच्चे नमस्कार। लास्ट क्लास में हम गुलाब सिंह पाठ से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके थे। तो इस पाठ का लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान हैं और इसे कहानी कहते हैं। और इस कहानी में मैंने कल ही बताया था, तो यहाँ पर कोई पात्रों की ज़रूरत नहीं है, घटना की ज़रूरत नहीं है, समय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी कहानी कहने जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। अंत नहीं है मतलब इस कहानी में जो गुण हैं उसकी कोई समय सीमा नहीं है, वो कालातीत होते हैं। हर समय पर ये गुण, ये नीति लागू होते हैं। तो इसलिए इन कहानियों को अमर अंत कहानी कहते हैं। जिसका अंत नहीं होते हैं वे अमर अंत की कहानी है। इस कहानी अपने उद्देश्य से ही, अपने गुण से ही वह अमर अंत कहानी बन जाती है। और इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम है गुलाब सिंह, और साथ ही साथ हम उनके परिवार के बारे में भी हम कल जान चुके थे। तो घर में माता, पिता और एक गुड़िया सी छोटी बहन है। इन दोनों के बीच जो प्रेम है, इस प्रेम को लेखिका यहाँ पर दर्शाते हैं। भाई बहन के बीच के जो प्रेम है वो है। तो एक दिन लड़का बीमार पड़ जाता है, तो वह खाने के लिए बहुत कुछ मांगता है, लेकिन उसकी माँ खाने के लिए वो मना कर देती है। लेकिन वो बार बार मांगना, खाने के लिए तड़पना तो अपने बहन से वह देख नहीं सकती है। इसलिए वह तो किसी को बिना बताए चुपके से गुड़ और चने लाकर भैया को खिला देती है। गुड़ और चने खाने के बाद उसका बुखार और भी बढ़ जाता है, लेकिन वह लड़का कभी भी किसी के साथ गुड़ और चने की बात नहीं कहता है, क्योंकि वो जानता है अगर वो बात माँ बाप को अगर बताते हैं तो वे अपनी बहन को वे डांटते हैं। लेकिन धीरे 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 वो बुखार उतर गया। लेकिन भाई के लिए बहन का जो त्याग है, बहन का जो प्रेम है, वह भाई के मन में अमिट रह गए। और इस कहानी के आगे हम देखेंगे और क्या इस तरह की घटना आपके घर में भी हो सकती है। अपने भाई बहन से भी इस तरह की घटना होती रहती है। आप उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन दोनों के प्रति आपके मन में जो प्रेम है वो कभी भी कम नहीं होते हैं। समय बदलता है तो आप बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियों से भरपूर हो जाते, लेकिन फिर भी तो उनके जो बचपन में जो यादें हैं वो हमेशा ताज़े रहते हैं। और इस कहानी से आगे बढ़ेंगे और इस कहानी में लेखिका और क्या बताते हैं, देखिए। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। देखिए, पहले जो कहा गया है वो एक कहानी का एक हिस्सा है, और इसके बाद जो बताने जा रहे हैं वो एक अलग हिस्सा है। किसी शहर में, किसी राज्य के शहर में एक राजा है, एक बहुत क्रूरी है। लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो इसलिए उस आवाज़ के जो प्रतीक के रूप में तो उनके खिलाफ एक बहुत भारी जुलूस निकालने के लिए शहर के लोग सोचते हैं। ये खबर उस राजा तक पहुंच जाती है और राजा उस जुलूस पर पाबंदी लगा देता है और कहता है कि कोई जुलूस ना निकलेगा, क्योंकि वह बहुत निरंकुशवादी राजा है, बहुत क्रूरी है, लोगों पर अत्याचार करता है, लोगों पर अन्याय करता है, लोग इनसे बहुत दुखी है। तो अपने दुख से लोग अपने जो ऊपर होने वाले अन्याय के खिलाफ लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं और उनके खिलाफ एक बहुत भारी जुलूस निकालने के लिए सोचते हैं। लेकिन राजा की पाबंदी है। राजा ने कह दिया कि जुलूस नहीं निकलेंगे, क्योंकि उनके पास पावर है, शक्ति है। अगर जुलूस निकलती है तो वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो इसलिए शहर में एक तरह का आतंक छा जाते हैं। और इसी बैकग्राउंड में तो उनके घर में, गुलाब सिंह के घर में जो भाई और बहन के बीच संवाद होते हैं, तो उसे देखिए। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस।
क्यों न निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह? भैया ने कहा, होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों न निकले जुलूस, क्यों न निकले झंडा? भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था, तब तो ज़रूर निकले जुलूस, हम ज़रूर पहराएंगे झंडा अपना, देखते हैं कौन रोकता है हमें। देखिए, छोटे बच्चों में अपने देश के प्रति, अपने देश की आज़ादी के प्रति या लोगों में जो हक है तो उनके प्रति लड़ने की जो इच्छा जागृत हो जाती है। और वो राजा बादशाह बहुत क्रूरी है, अत्याचारी है, तो इसीलिए उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं और कहते हैं कि हम इनके गुलाम नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वे आज़ाद रहना चाहते हैं। तो इसलिए उस जुलूस में एक बहुत बड़ा झंडा लेकर चलते हैं। वो झंडा आज़ादी का प्रतीक है, स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो इसलिए झंडा फहराएंगे, हम ज़रूर जुलूस निकलेंगे। तो ये भाई बहन दोनों में संवाद होते हैं। और इसके बाद झंडे की तैयारी होने लगी। झंडा कैसे? झंडा एक प्रतीक मात्र है, तो इसका यहाँ पर तैयारी हो जाती है। देखिए कैसी तैयारी होती है। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ कर झंडा बना लिया। लाल हरा रंग भी चढ़ गया। भाई ने अपने खेलने के डंडे से बांध लिया, झंडा तैयार हो गए। देखिए, इसमें बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो दिखाई देती है, सृजनात्मकता। जो झंडा तैयार करना है तो झंडे के लिए वो ज़्यादा खर्च नहीं करती है और इधर उधर नहीं ढूंढते हैं, लेकिन घर में जो मौजूद सामग्री है उसे लेकर तुरंत एक झंडे की तैयारी कर लेते हैं। तो वो अपनी पुरानी ओढ़नी, बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़ लेती है और फाड़ कर उस पर हरा रंग और लाल रंग चढ़ा देती है। और भाई जो खेलने का एक डंडा लेकर आता है तो उस पर बांध लेते हैं, तो हो गई तैयारी। अब झंडा तैयार है, अब जुलूस निकलना है। और देखिए, किसी भी हालत में भाई अपनी बहन को कष्ट नहीं देना चाहता है, तो इसलिए वह कहता क्या, वह घर में रहे तो वह अकेला जुलूस में भाग लेगा। लेकिन बहन तैयार नहीं है, वो चाहते कि मैं भी जुलूस में भाग लूँगी और मैं भी इस आंदोलन का हिस्सा बन जाऊंगी। तो ऐसे बहन चाहती है और कहती कि इन दोनों में जो संवाद है उससे आगे देखिए। अब भाई झंडा लेकर चला तो बहन कहती, अरे भाई जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे। बहन आग्रह से बोली, पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगे। देखिए, इतना प्रेम है अपनी बहन से। वो कहता है कि नहीं, ये आंदोलन इतना छोटा आंदोलन नहीं है, ये बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत भारी जुलूस है, बहुत दूर तक हमें जाना है, तुम थक जाओगे, इसलिए तुम आराम से घर में ही रहना। नहीं भैया, वो जिद करती है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, लेकिन ले जाने के लिए वह तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपनी बहन को वो कष्ट देना नहीं चाहता है। और जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर चलेंगे पीछे पीछे। तो वो लड़की कहती है, उसके भैया गुलाब सिंह की बहन कहती है, भाई अगर मैं घर में रहूँगी तो जुलूस कौन निकलाएगा, इसलिए चलो एक काम करो, तो तुम झंडा लेकर आगे आगे जाओ और हम जुलूस बनाकर पीछे पीछे आ जाएंगे। मतलब जैसा भी हो, वो लड़की भी उस आंदोलन में, उस जुलूस में भाग लेना चाहती है। लेकिन इसमें यहाँ ध्यान देना है कि बच्चों में जो आवाज़ उठाने की जो शक्ति है, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की शक्ति है, जो इच्छा है, वह यहाँ पर जागृत करते हैं। बच्चे, आप भी ऐसे हैं, इन गुणों को अपनाना चाहिए। जहाँ भी अगर आपको अन्याय लगता है, जो चीज़ आपको सही नहीं लगती है, जो व्यवस्था के खिलाफ है, जो लोगों की हित के खिलाफ है, तो उनके प्रति हमेशा आपकी आवाज़ बुलंद रहना चाहिए। तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि चलो हमें क्या है तो होने दो, हमें क्या है होने दो। नहीं, जो भी जहाँ भी समस्या हो तो उसे दूर करने के लिए आप हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। देखिए, ये छोटे बच्चे ये काम करते हैं, ओके। आप भी ऐसे ही अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी है, और जब भी आपके जो विरोध का जो प्रतिरोध प्रदर्शन करने की जो
समय आता है तो आप वहाँ पर भाग लेना चाहिए। और इन भाई बहन के बीच में जो संवाद है, लेकिन भाई भी जिद में पड़ा है और बहन भी जिद में पड़ी है और दोनों मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अंत में इन दोनों के बीच एक समझौता हो जाते हैं। देखिए वो क्या समझौता है। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, अच्छा तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। और भाई अपने बहन से कहता है चलो एक काम करो, तुम्हें ज़्यादा दूर चल नहीं पाओगे, तुम जल्दी थक जाओगे, तो इसलिए एक काम करो, तुम हमें विदा करके आरती उतार कर हमें विदा करो, जैसे एक राजकुमारी अपने राजकुमार को करती है। राजकुमार जब युद्ध जाता है, जब वारफील्ड में जाता है, तब वह इस तरह करती है, राजकुमारी इस तरह विदा करती है, आरती उतारती है, तिलक लगाती है और इसके जय जयकार करते हुए उसे भेजती है। लेकिन लड़का भी, वो भाई गुलाब सिंह भी वही कहता है, चलो तुम एक काम करो, आरती उतारो और तिलक लगाकर मुझे विदा करो। देखिए, आंदोलन में भाग लेना कोई युद्ध से कम नहीं है। वहाँ पे भी धैर्य चाहिए और यहाँ पर भी धैर्य चाहिए। तो इसलिए वो राजकुमारी अपनी बहन से तो इस तरह की बातें करता है, तो बहन मान जाती है। देखिए, बहन ने खुशी की खिलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दीप भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसे ही आभा मंडल देखकर वह बहुत खुश हो गई। वह बहुत खुशी के साथ अपने भाई की विदा करने के लिए वह खुशी से घर के अंदर चली जाती है और एक थाली में थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी रोली सजा कर लाती है और थाली में एक दीप भी जल रहा था और वह लेकर भाई के सामने आती हैं और उसे आरती उतारती है। आरती उतारते वक्त दीप का जो ज्वाला है, जो रोशनी है, वो भाई के चारों तरफ एक आभा मंडल, आभा मतलब रोशनी, आभा मतलब रोशनी, मंडल मतलब वृत्त, सर्कल, वृत्त एक सर्कल, आभा मंडल मतलब रोशनी के एक वृत्त उसके चेहरे के चारों तरफ दिखाई देते। जैसे आपके भगवान के तस्वीरों के पीछे आप देखते हैं ना, एक तरह के रोशनी से भरा हुआ एक सर्कल, हाँ उसी तरह तो भाई आरती उतार कर वह बहुत खुशी खुशी से जुलूस में भाग लेने के लिए अपने भैया को भेजती है। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाकर चावल बिखराए, तो आरती उतारने के बाद उसके माथे पर तिलक लगाती है और उसके सिर पर चावल बिखराती है और तब भाई ने बहन के पैर छूकर विदा ली और वहाँ पर दोनों के बीच एक ऐसे मतलब हृदय स्पर्शी विदा होती है। तो इसे लेखिका यहाँ पर दिखाती है। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और भलैया ली। यहाँ पर जाते समय भाई अपनी बहन के सर पर हाथ रखते हुए और उसे भलैया ली। भलैया मतलब विशस, भलैया विशस। और इस तरह भाई झंडा लेकर घर से बाहर निकलता है। अब वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारी इस तरह विदा करती है। वह झंडे को लहराते हुए जाते भाई को दूर तक देखती रही। जिस तरह घर से वो निकलते हैं, वो गुलाब सिंह झंडा लेकर चलता है। जब वह चलता है, बाहर जाता है, तो उसे दरवाजे पर खड़ी होकर देखती रह जाती है उसकी बहन। जैसे युद्ध में भाग लेने के लिए जा रहे राजकुमार को देखती है, तो उसी तरह वह देखती रहती है।
लेकिन अपने भैया तो उसके लिए कोई राजकुमार से कम नहीं है। और जिस जुलूस में भाग लेने जा रहा है वह कोई युद्ध से कम नहीं है। तो इसलिए तो इस कहानी में लेखिका तो वही कहते, बच्चों में ऐसा देश प्रेम होते हैं, ऐसे धैर्य होते हैं और ऐसे साहस होते हैं, तो यही गुण तो इनके भविष्य में एक अच्छा जीवन निर्माण कर देता है। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। तो बादशाह का हुक्म था कि कोई जुलूस नहीं निकलेगा, लेकिन जुलूस निकला। लेकिन सिपाही चुप नहीं रह गए, क्योंकि राजा का हुक्म था, आदेश था। तो वे लोग झंडे वालों को रोक लेते हैं, आगे जाने नहीं देते हैं। लेकिन वह लड़का नहीं रुका, तो वह झंडा लेकर आगे आगे बढ़ रहा है। वह देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लोगों के हित के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। तो वह किसी से कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके मन में ऐसे हिम्मत है, ऐसे धैर्य है, ऐसे साहस है, इसलिए वह लड़का आगे बढ़ रहा है। सिपाहियों कहने के बावजूद भी वो लड़का आगे बढ़ रहा है। सहजता से सिपाहियों गुस्से में गोली चलाना शुरू कर देते हैं। बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी तो उस लड़के पर वह गिरा, लेकिन झंडा ना गिरा। तो उसके शरीर पर गोली लगते ही वो लड़का नीचे गिर जाता है। वह गिरता है, लेकिन इनके हाथों में जो झंडा है वो कभी नीचे नहीं गिरता है, वह ऐसे ही खड़ा है, ऐसे पकड़कर ही नीचे गिरा है। मैंने कहा कि झंडा स्वतंत्रता का प्रतीक है, किसी भी हालत में वह नीचे नहीं गिरना चाहिए। और वह उसके हाथ में ही था। गोली चलते देख कोई उसके पास न आया। जैसे उसके साथ में और कुछ भी लोग थे, लेकिन गोलियों की आवाज़ सुनते ही वे लोग वहीं रह गए। कोई भी उस लड़के के पास नहीं पहुंचते हैं, नहीं जाते हैं। लेकिन ये सारी घटनाएं दूर खड़ी रहकर देखती थी वो बहन ने भाई को गिरते देखा और दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ पड़ा था। वो उसके पास आकर पुकार रही थी कि भैया भैया उठो भैया उठो। जैसे इसकी आवाज़ सुनकर तो फिर होश में आ जाता है वो बालक। भाई के प्राण मानो वह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, अरे तू आ गई, यह लो झंडा। देखिए, वो लड़का मरते समय भी तो वह झंडे की बात सोचता है, जुलूस के बारे में ही सोचता है। मैं मरने के बाद ये जुलूस निकालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, इस झंडे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी पकड़ने के लिए कोई ना कोई चाहिए। चलो बहन आ गई। लेकिन वो लड़का उस बहन से और कुछ नहीं कहता है और कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ इतना ही कहता है कि चलो तुम आ गई, अच्छा ये झंडा पकड़ लो, मतलब इस आंदोलन, इस जुलूस में तुम भाग ले लो। ये आंदोलन, ये लड़ाई कभी भी किसी से नहीं रुकना चाहिए, कोई रहे या ना रहे, लेकिन ये लड़ाई, अन्याय के खिलाफ की जो लड़ाई, हमेशा जारी रखनी चाहिए। और वो लड़का धीरे धीरे कहते हुए तो अपना प्राण छोड़ देता है। देखिए, बादशाह बहन ने झंडा थाम लिया, भाई चला गया, बहुत रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही। लेकिन देखिए, अपने जान से प्यारे तो अपने भाई को खोकर भी इतने दुखी होने के बावजूद भी वो लड़की अपने हाथ में जो झंडा है उसे पकड़ के ही रहती है, कभी भी इसे नीचे नहीं रखती है। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए, तो इस छोटे बालक पर हमला करते हुए उसको मारकर तो सिपाहियों ने क्या सोचा, वो बहुत खुशी से तो बहुत बड़े विजय प्राप्त करने की जो सोच से वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। जैसे सिपाही वहाँ से चले जाने से लोग भागकर उस बालक के पास आ जाते हैं। उन्होंने भाई
की देह उठाई। सब मिलकर वे लोग उनके जो देह है, उनके शरीर है, मृत शरीर, उसको उठाकर आगे आगे चलते, आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। उस जुलूस के सामने तो वह बहन अपनी झंडा लेकर वह आगे आगे चलती है, तो पीछे तो उस बालक का जो मृत देह लेकर आगे बढ़ते हैं। बादशाह का हुक्म था कि जुलूस नहीं निकलेगा, जुलूस निकला। झंडा नहीं पहन निकलेगा तो झंडा भी निकला और बड़ी शान से निकला। और वह बालक था गुलाब सिंह, जो अपनी सुगंध बिखेर कर चला गया। तो इसलिए गुलाब सिंह, देखिए यहाँ पर ये लड़का था या नहीं वो बात की बात है, ये सच्ची घटना ही वो भी हमें नहीं चाहिए। देखिए नाम भी ऐसा रखा है गुलाब सिंह। फूल ही ऐसे होते हैं जो कम समय में जीवित रहते हैं, कम उम्र में ही, मतलब उसके जीवित लाइफ स्पैन वेरी स्मॉल, बहुत कम होते हैं जीवितावधि। तो इतने कम जीवन काल में तो सारी जगह सुगंध बिखेरते हैं। फूल के गुण वही होते हैं, इसके चारों तरफ सुगंध बिखेरते हैं। जितना समय रहते हैं उतने समय चारों तरफ में वो सुगंध भरते हैं। तो इसलिए ये लड़का भी ऐसा है, कम उम्र में ही सारे समाज के लिए एक अच्छा पाठ, अच्छा गुण वो बताकर सिखाकर वह चला जाता है। इसलिए इसका नाम गुलाब सिंह रखा गया है। गुलाब सिंह फूल जैसे तो अपने सुगंध को बिखेर कर चला जाता है। ये तो कहानी है गुलाब सिंह की। शायद मैंने पहले ही कहा है, ये घटना सच्ची घटना है, यह कहानी है या और कोई, हमें वो ज़रूरी नहीं है। हमें इन कहानियों से सीखने का गुण यही है, एक तो भाई बहन से जो प्रेम, भाई बहन के बीच जो प्रेम है वो है। आपके साथ जितने भी लड़े, जो भी कुछ हो जाए, लेकिन आपके दोनों की जो प्रेम है वो हमेशा बरकरार रहते हैं। और दूसरी बात है तो इन दोनों के भाई बहन, इनमें से बालक का मतलब कम उम्र में ही, बचपन में ही देश प्रेम है और अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो इच्छा है, और मरने पर भी देश की अस्मिता, स्वतंत्रता पर कोई आंच न आने दे। तो ये इन कहानियों में हमें सीखने वाले गुण हैं। और तो इस पाठ से संबंधित अगर डाउट है, कोई शब्दार्थ है, तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं और अगले क्लास में और एक नया पाठ लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।